बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, लेकिन सबसे बड़ी खबर है अटक जेल से कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3 इमरान खान साहब, उनके साथ एक अहम मीटिंग हुई है वकला की, और उन वकला ने बाहर आके बताया था कि इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ सवालों के क्या जवाब दिए हैं। और ये जो बाहर एक माहौल बनाया जा रहा है कि कोई डील करने की कोशिश की जा रही है और ढील देने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब ने कहा है कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी से डील करूंगा या ढील किसी को दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। और मेरा एक ही वन पॉइंट एजेंडा है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फ्री एंड फेयर ट्रायल। उन्होंने मुख्तलिफ सवालों का क्या जवाब दिया वो मैं चाहूंगा पहले आप जरा सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं और मजीद कुछ अंदर की खबरें आपसे शेयर करता हूं। आज जो मुलाकात हुई उसमें नईम हैदर पंचोथा थे, राजा यासिर थे, मिसाल यूसुफजई थी और काजी अनवर थे। और आज इनकी जो मुलाकात हुई है, और मुलाकात बड़ी ही खुले माहौल में हुई और बड़ी ही तसल्ली के साथ मुलाकात हुई। और जरा सुनिए कि इस मुलाकात के नतीजे में जो नईम हैदर पंचोथा और दो एडवोकेट्स ने बाहर गुफ्तगू की, पहले वो जरा सुन लें, उसके बाद फिर अगली बात करते हैं। खान साहब का मोराल पहले की तरह बड़ा बुलंद था, और खान साहब के हौसले जो हैं वो पहाड़ों की तरह बुलंद थे। और किसी तरह से जो खबरें चलाई जा रही थी कि डील के हवाले से, तमाम बातों की खान साहब ने तरदीद की है। कोई ऐसी बात खान साहब ने ना की है, ना कोई खान साहब से मिलने आया है, ना कोई खान साहब ने किसी के जरिए मैसेज भिजवाया है। दूसरे नंबर पर जब खान साहब से हमने पूछा कि सर ये बताइएगा कि कोई डील के हवाले से कोई आप बताएं हमें कि ये बात चल रही है, तो खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर एक बात करूंगा, वो ये बात करूंगा कि इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर होने चाहिए, और इसके अलावा कोई और बात नहीं है। ये सारे वहम निकाल दें, इनके अंदर कोई वहम हो, इनके अंदर कोई ऐसी बात हो, अंदर से ये सारी चीजें निकाल दें। साइफर केस के हवाले से डिटेल से बात हुई, और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि आप बिल्कुल बताएं कि साइफर के ऊपर जो ये बोगस केस बनाया गया है ये क्या है। उन्होंने कहा जी बेसिकली साइफर जो है वो बाहर से मुदाखलत हुई, और वहां से जब मुदाखलत हुई है और जो साइफर आया उसको डीक्लासिफाइड किया गया, वो बाकायदा तौर पर जो उसका प्रोसेस है वो फॉलो किया गया, और कानून के मुताबिक कैबिनेट ने उसे डीक्लासिफाइड किया। और वो जो कॉपी है वो उसके हवाले से जो उसके अंदर लिखा था कॉपी के अंदर, मैंने अपनी जो है वो अवाम कौम को बताया कि किस तरह कोई हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत कर सकता है, बाहर से कोई धमकी भेज सकता है कि इस जो वजीर आज़म है इसको हटा दो। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि ये साजिश इस वजह से की गई कि साइफर आया नहीं है, क्योंकि जो बाहर से मुदाखलत हुई जो अमेरिका है उनके हवाले से उन्होंने वाज़ेह ये बात की कि ये उनकी तरफ से ये जो है वो एक बात को रोकने के लिए इन्होंने जानबूझकर ये ऐसा प्रोपेगेंडा किया ताकि लोगों तक पता ना चले, क्योंकि उनके लिए खुद ये एक शर्मिंदगी की बात थी कि कैसे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किसी भी मुल्क में की जा सकती है। तो उन्होंने कहा जी कि देखिए बात यह है कि उन्होंने हमारी गैरत पे हमला किया, उन्होंने जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की। तो मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मुझे अवाम ने वोट दिया, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मुझे मुल्क से प्यार है, और मैं कैसे ये बर्दाश्त कर लेता कि कोई बाहर से धमकी दे और मैं चुप करके बैठा रहता। मैं क्यों ना लोगों को बताता कि इस तरह से ये साजिश की गई, और उसका आपने रिजल्ट देख लिया कि वाकई चलती फिरती जो हुकूमत है वो साइफर के बदले में जो है वो गिरा दी गई। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि कोड जो है शेयर किए गए, किसी तरह से कोड्स ना शेयर किए गए, ना कोई ऐसी जो ओरिजिनल जो साइफर है उसको मैंने किसी के साथ शेयर किया, बल्कि इसके ऊपर तो वो ओरिजिनल जो है वो फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और अभी भी वहां पर ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इल्जाम या इस केस इस तरह इस वजह से बनाया गया है ताकि मेरी हिम्मत टूट जाए। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मुझे जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि ये देखें ये जो सारी बातें की जा रही है ना कि ऐसी सहूलतें मिल गई हैं, यूं हो गया है, ये हो गया है, और वो बड़ा जो है अंदर जो है आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वही सेल है, उसी तरह से रखा हुआ है, वही पोजीशन है जो पहले दिन आके मैंने इधर बताई थी, और उसी तरह से रखा गया है। लेकिन खान साहब ने कहा कि देखिए ये कुर्बानी देनी पड़ती है, कौम के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी नस्लों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ और दूंगा। अवाम के हवाले से उन्होंने वाज़ेह मैसेज भेजा है कि देखें जिस तरह मुझे यहाँ पर रखा गया है और मैं अपने मौक़िफ़ से कभी भी नहीं हटूंगा, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, और इस हकीकी आज़ादी की जंग जो है इसको आपने भी इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। और जो कौम
झुक जाती है, डर जाती है या अपने मौकफ से पीछे हट जाती है तो वो कभी भी आजाद नहीं होती। और ये आप लोगों की आजादी की जंग है। आज उन्होंने कहा कि देख लो कि गरीब आवाम के साथ क्या किया जा रहा है। आज उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि आप ये देख लो कि मुल्क के अंदर महंगाई कहां पर पहुंच गई है, चीजों की कीमतें कहां पर पहुंच गई हैं, पेट्रोल डीजल कहां पर पहुंच गया है। आज जो बिजली के बिल हैं, एक बंदे की तनख्वाह जो है 20-30 हजार है, तो कैसे वो 70-70 हजार बिल जो है वो अदा कर सकता है। एक मुल्क के अंदर जो मुआशी बहरान आ चुका है, उन्होंने कहा जी वाहिद इसका जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है, और इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर होने चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने केपी में, पंजाब में इलेक्शन के अंदर डिले करवाया और जानबूझकर इलेक्शन नहीं करवाए। उनके खिलाफ जब तक आर्टिकल 6 नहीं लगेगा उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब वाज़ेह कह दिया और उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, तब तक ये जो है आगे नहीं जा सकता। दूसरा उन्होंने जो ये बात की है कि देखिए मेरी ना जायदाद बाहर है, ना मेरे बैंक्स बाहर है, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी बाहर है, मैं इस मुल्क का हूँ और मैं इस मुल्क के अंदर रहूंगा। ये वहम दिल से निकाल लें कि मैं मुल्क छोड़कर बाहर चला जाऊंगा और मैं हर तरह की, जिस तरह की ये तकलीफ दें, जिस तरह का ये हाल रखें। उन्होंने कहा कि मेरे जो हवाले से कोई बात करने की कि मुझे ये फैसिलिटी है या नहीं, उसको छोड़ दें। मैं जो अपना मेरा मकसद है वो मैं हल करने के लिए जो भी रास्ते में आएगी वो डेफिनेटली मैं फेस करूंगा और हर रुकावट को मैं बर्दाश्त करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि खान साहब का अंदर वही स्टैंड है। 15 तारीख का कहा गया है बात करवाने के वाले से, उस सुप्रीम जेल ने इनकार कर दिया, उस वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मतलब बनाएंगे। देखिए बात यह है कि बच्चों के हवाले से मुलाकात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आज हमने दरखास्त वहां पर दी है, जो साइफर कोर्ट की स्पेशल जो अदालत बनी है साइफर के मुकदमे के लिए, उसमें दी है हमने दरखास्त, और तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने नोटिस भेजा है इनको और इनसे रिपोर्ट मांगी है कि आप ये जवाब दें, ताकि जो है इसके ऊपर ये जवाब देंगे और इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जब कोर्ट के ऑर्डर थे कि मुलाकात बात करवाई जाए तो उन्होंने क्यों नहीं बात करवाई। और दूसरे नंबर पर साइफर कोर्ट जो है वो डेफिनेटली जज साहब 13 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और वो वहां पर एक टेक्निकली बुनियादों के ऊपर डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई, जिसका कोई जवाब नहीं था। 14 के लिए डेट रखी गई है, सुनने में आया है अभी हमें यहाँ पर 14 के लिए तो रखी गई है। उसमें हमने ये सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि ठीक है जी फैसला करते हैं, और बाद में ये कहा कि क्योंकि दूसरों की वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो पेंडिंग है तो उनके साथ ही जो है फैसला किया जाएगा। हालांकि पहले ये कहा गया कि जो वो अलग है बेल, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल जो है अलग है, तो हम अलग-अलग सुनेंगे। लेकिन बाद में आपके सामने है कि उन्होंने 14 तारीख रख दी है, तो मुसलसल ये जो इंसाफ है इससे डिले किया जा रहा है। अब उमैर नियाजी साहब ने क्या गुफ्तगू की है, जरा वो भी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी खान साहब से शिराज राजा साहब, मैं और बिलाल उमर बोतला साहब अभी मिल के निकल रहे हैं और खान साहब से दूसरे मौज़ूआत में बात हुई, उनके केसेस से मुतल्लिक मुतफर्रिक कुछ पॉलिटिकल जो गिरफ्तारियाँ हुई उनके हवाले से अपडेट किया गया। जो जीबी में इलेक्शन जो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन रोक के बैठा हुआ है उसके बारे में भी डिस्कशन हुई और खास तौर पे जिस पॉइंट पे बात हुई वो बेसिकली ये G20 का जो विजिट था उस पर डिस्कशन हुई। खान साहब ने बेसिकली रिटरेट दोबारा किया कि हम अपने मुल्क में माहौल नहीं क्रिएट कर रहे, ऐसी फजा नहीं क्रिएट कर रहे जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। उन्होंने मिसाल दी कि एक शहर को देख के ही बकियाँ आती हैं, जब तक आप वो माहौल पाकिस्तान में क्रिएट नहीं करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी सबसे पहले कौन आता है, आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा हुआ है, और उसने तभी इन्वेस्ट करना है जब वो देखेंगे कि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल रहेगी, कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी। तो हमें एक बेहतर माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक दूसरी इन्वेस्टमेंट्स आती है, तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ। साथ मोहम्मद बिन सुलेमान का विजिट इंडिया का वो भी डिस्कस हुआ कि देखिए हमारी कितनी बदनसीबी है कि हमें छोड़ के दूसरे ममालिक में इकट्ठ हो रहा है जो, और ऐसे ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं जो हम अपने अलाए समझते हैं मगर एक दुश्मन देश में इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये देखना है, हमने देखना है कि हम एक सीपैक को एक तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ देखें कि उन्होंने पुराना स्पाइस बहाल कर रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी को कितना झटका लगा हुआ है इस वक्त। तो इस चीज़ को उठाने के लिए हमें पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, 90 दिन के लिए इलेक्शन चाहिए, और इसी के लिए उनका अपनी तंजीमों को भी दोबारा से जोर है कि मेरी तंजीमें सारे दोबारा से असर्ट करें, इस चीज़ पे एजुकेट करें अपने सोशल मीडिया के पैगाम के जरिए कि हमें बिल्कुल इलेक्शन चाहिए। शुक्रिया।
बच्चों की मुलाकात के हवाले से भी बच्चों की मुलाकात के हवाले से, क्योंकि राजा साहब ने दरखास्त दी थी वो अलाउ तो हो गई थी, क्योंकि अब उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो राजा साहब ने उसमें कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर कर दी है। आप देखें कंटेम्प्ट में जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट का और होम सेक्रेटरी का जवाब आ जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वो आगे प्रोसीड होगी। तो आज कौन से केसेस पे ज्यादा फोकस बेसिकली तो साइफर की बेल है जो 14 में चली गई है। बाकी केसेस खान साहब के ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि JIT की रिपोर्ट आने वाली है, तो उसको भी क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं। जाहिर बात है JIT की रिपोर्ट आती है तो जिस तरह का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दौर चल रहा है, तो हम देखते हैं कि शायद एक और 9 मई के हवाले से एक और एवेन्यू दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा, ताकि खान साहब का किसी तरह इस डिटेंशन का पीरियड कर सके। कल से एक बात गर्दिश कर रही है कि अडयाला जेल जो है मुंतकिल किया जा रहा है। अडयाला तो उसी सूरत में करेंगे अगर उधर कोई गिरफ्तारी किसी चीज में डालेंगे ना, तो तभी। तो परवेज इलाही साहब के हवाले से क्या? परवेज इलाही साहब तो 2 दिन रहे हैं, तो खान साहब ने उनका कोई जिक्र नहीं किया, मगर चलते फिरते बाहर जाहिर बात है कुछ उम्मीद रही है कि उनका इधर टाइम परवेज इलाही साहब का कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा, हेल्थ के लिहाज से काफी प्रॉब्लम रही। ये आपने नईम हैदर पंचोता और उमैर न्याजी साहब की गुफ्तगू सुनी वकला के साथ, और इमरान खान साहब ने 3-4 पैगाम दिए हैं जी। नंबर 1 ये कि जितने भी उनको अप्रोच किया गया अब तक डील के लिए और ढील के लिए, तो उनका इमरान खान साहब को एक ही जवाब है कि हम सिर्फ 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन चाहते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, आइन की बालादस्ती, और इसके अलावा कुछ नहीं। और साथ साथ उन्होंने MBS मोहम्मद बिन सलमान को भी इनडायरेक्टली पैगाम दिया है कि पाकिस्तान को छोड़कर वो चले गए इंडिया, और इंडिया में जो कि हमारा मुल्क दुश्मन मुल्क है, और वहां पे इमरान खान साहब ने बेसिकली ये कहा कि ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है कि वहां पे इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है और हमें हमारे दोस्त छोड़कर जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इनडायरेक्टली उधर भी पैगाम था कि जनाब जरा पाकिस्तान के दोस्त के तौर पे भी पाकिस्तान का भी ख्याल रखें, यानी कि जेल के अंदर से बैठ के भी वो एक मैसेजिंग कर रहे हैं। और दूसरा, चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ उन्होंने बताया कि यकीनन कोई टाकरा हुआ होगा, और गो के उमैर न्याजी साहब ने ये खुलकर बात नहीं बताई, लेकिन टाकरा हुआ होगा। लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि चौधरी परवेज इलाही साहब का वक्त अटक जेल में अच्छा नहीं गुजरा, और ये हमारे पास पहले से भी इतलात थी कि उनको काफी सख्त रखा गया, और इस कदर उन पर सख्ती की गई कि उनकी तबीयत खराब हुई, और उनकी तबीयत फिर उनको पिम्स हॉस्पिटल फौरन ले जाना पड़ा, और वहां पे ले जाके उनका चेकअप किया, उनका ट्रीटमेंट किया, और उसको फिर वापस नहीं भेजा, और अब उनको अडयाला जेल रखा हुआ है। तो सूरत हाल आपके सामने रख दी गई है, तो देखिए जनाब क्या होता है। बाकी सारी गुफ्तगू इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।